इसमें जो अच्छा परफॉर्म हाँ सर बताइए। भविष्य में जो अच्छा परफॉर्म करने का जिसका वो है पोटेंशियल है जी तो वो किस तरह से हम एक स्टॉक को बाहर निकाल के लाएंगे। जी सर जी सर जी सर। तो वो जो है मैं चाह रहा था कि वो उसके बारे में कुछ और भी जानकारी मिले कि हमको मतलब इस तरह के 8-10 की पॉइंट आप बता पाए कि भाई हम कम से कम इन स्टैंडर्ड्स पे यदि हमारा स्टॉक खरा उतर रहा है तो ही हमको उसमें एंट्री लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। ठीक। अब अच्छा, इसके अलावा भी जैसे सर आपने कोई स्टॉक बताया, कभी कभी क्या होता है कि वो आपके स्टैंडर्ड्स जो आपने बताए उन पे खरा नहीं उतर रहा है। अब तो उसमें क्या है कि इस टाइप की न्यूज रहती है, जैसे आपने कोई एक स्टॉक जो बताया था, मैंने उस पर एक क्वेश्चन भी पूछा था कि इसका आरओसी और आरओई बहुत कम है, तो ये जो आपने कहा कि उसको डीमर्ज किया गया है, तो इन न्यूज को किस तरह से उसमें एनालाइज किया जाता है, और आप अगर न्यूज के टच में नहीं होंगे तो वो आप स्टॉक छोड़ देंगे। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, आपके पास करंट न्यूज रहती है या आप उसके टच में रहते हैं तो आपको मालूम है। अब जैसे मुझे नहीं मालूम है तो इन स्टॉक्स को मतलब हो सकता है कि मेरे उससे वो बाहर हो जाए क्राइटेरिया से। सबसे पहली चीज तो है कि हमको सर स्टॉक नहीं देखना है, पहला। ठीक है, हमें सबसे पहले उसके पीछे जाना है, किसी भी स्टॉक के पीछे कि ठीक सर। स्टॉक वो है क्या। जैसे हम लोग क्या होता है ना सर, हम लोग कारण और परिणाम की दुनिया में जी, जो हमको दिखता है ना वो परिणाम है। जैसे आज हम बात कर रहे हैं ना, ये परिणाम है। आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, वो परिणाम है जी। तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कारण यह है कि आपकी इच्छा है जानने की। जी, कारण यह है कि हम थोड़ी सी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, हम लोग इकट्ठा हुए हैं। कारण किसी स्टॉक के अच्छे होने का उसका कारण होता है उसका अच्छा बिजनेस। जी। नंबर पहला बिजनेस, दूसरा मैनेजमेंट। नंबर 1 जी, बिजनेस, नंबर 2 मैनेजमेंट। अब बिजनेस में हम बात करते हैं, बिजनेस में क्या आता है। सबसे पहले नंबर 1 पे वो प्रोडक्ट क्या बनाता है, नंबर पहला चीज पहले देखते कि प्रोडक्ट क्या बनाता है। दूसरा चीज, वो जो प्रोडक्ट बनाता है वो प्रोडक्ट क्या यूज की चीजें हैं। जी। अब ऐसा नहीं कि वो प्रोडक्ट कंपनी है जो, अब हम लोग जैसे पुराने फिल्मों में चले जाए तो आज भी जो है ना वो टेलीफोन वो दिखाता है, ऐसे वाला घर घर टेलीफोन दिखाता है। वो प्रोडक्ट जो है ऑब्सोलीट हो चुका है। क्या कोई बिल्कुल। कंपनी अब अभी तो ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना रही है। वो जो प्रोडक्ट हो वो जनरल यूज के प्रोडक्ट होना चाहिए, नंबर चीज है। तीसरा, अब हमने देख लिया, अब उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उसके कंपटीटर कौन कौन से हैं। ये बिजनेस होता है, ये आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। जैसे आप जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, पैथोलॉजी में काम करते हैं, तो आपको पता होगा कि पैथोलॉजी में कौन कौन सी कंपनी अच्छे से काम करती है, कौन कौन से प्रोडक्ट उनके अच्छे होते हैं, क्वालिटी कैसे होते हैं। हमारे छोटा सा ब्रीफ हो जाता है। एक चीज तो वो हो गया। उसके बाद हम उसके मैनेजमेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो कंपनी क्या करती है, कंपनी कैसी है, उसका मैनेजमेंट कैसा, उसके जो पीछे मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट कैसा है यार। एक कहा जाता है सर कि एक गुड मैनेजमेंट जो होता है ना, अच्छा मैनेजमेंट है, खराब से खराब बिजनेस को अच्छा कर देता है जी। और खराब मैनेजमेंट अच्छे से अच्छे बिजनेस को खराब कर देता है। जी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर विजय माल्या एक खराब मैनेजमेंट रहे। जी। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो आप यदि विजय माल्या की कहानी पढ़ें तो विजय माल्या की जो कहानी है वो अनयूजुअल बिलियनेयर पढ़ेंगे, किताब है अनयूजुअल बिलियनेयर, जिसमें एक मिनट किताब लेके आता हूँ, थोड़ा सा दिखा दूं किताब। जी। ये किताब है सर अनयूजुअल बिलियनेयर। ओके सर। इस किताब को लिखा है मिस्टर सौरभ मुखर्जी ने। यदि आप सौरभ मुखर्जी का अध्ययन करें, सौरभ मुखर्जी अपने देश के एक सम्मानित फंड मैनेजर हैं आज। अच्छा। इन्होंने पहले लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई किया है जी। और अमेरिका और इंग्लैंड के देशों में काम किया है किसी कंपनी में फंड मैनेजर के तौर पर।
फिर वो भारत आए, भारत में आकर के एम्बिट कैपिटल में लंबे समय तक काम किए जी। और एम्बिट कैपिटल में जब काम करे तो उसी समय उन्होंने कुछ किताबें लिखी, जिसमें आप एक अनयूजुअल बिलियनियर से है, एक गुरु ऑफ चाओस, एक है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, और बाद में उन्होंने एक मर्सलस नामक संस्था की स्थापना किया है। आप कोई पढ़िएगा उनके बारे में। आज की डेट में पूरे भारत में सबसे हॉट फंड मैनेजर्स में उनकी गिनती हो रही है जी। सबसे हॉट फंड मैनेजर में गिनती हो रही है उनकी, जो भी स्टॉक पिक करते हैं बहुत बेहतर है। तो यदि आप अनयूजुअल बिलियनियर पढ़ेंगे तो अनयूजुअल बिलियनियर में कुछ कंपनियों की स्टोरी दिया हुआ है जी। आपका एशियन पेंट, बर्जर पेंट, एक्सिस बैंक, HDFC, कि ये कंपनियां जो है कैसे अपने आप को ब्रांड बनाई, कैसे इन्होंने अपने आप के बिजनेस को स्थापित किया। इसमें बर्जर पेंट की कहानी आती है। तो जब बर्जर पेंट की कहानी पढ़ेंगे तो बर्जर पेंट में की हिस्सेदारी किसी के पास, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो कि विजय माल्या के पिता रहे। उनकी माता से लेकर कुछ विवाद रहा, संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। लंबे समय तक कोर्ट में ये मुकदमा झेलने के बाद इनको पूरा का पूरा हिस्सा मिल गया बर्जर पेंट का। अब देखिए, एक होता है ना कि कोई भी काम हम लोग करते हैं ना सर, तो पैसा जो होता है बाई प्रोडक्ट है, अपने आप में कोई प्रोडक्ट नहीं है जी। पैसा जो है, सबसे पहले हमको काबिलियत होनी चाहिए, पैसे को होल्ड करने की काबिलियत होनी चाहिए। यदि हमारा दिमाग जो है पैसे को रखने के काबिल नहीं होगा तो हम पैसा नहीं रख पाएंगे। एक रिक्शे वाले को हम 10 लाख रुपए देने में पागल हो जाएगा। आप मुकेश अंबानी को 10 लाख करोड़ दे दीजिए तो पागल नहीं होगा, क्योंकि अपने दिमाग के आकार को उसने स्थापित किया है। हमारा आपका भी कुछ आकार है जी। आपको भी यदि 50-60 लाख रुपए, करोड़ रुपए दे दिया जाए तो आप भी उसको मैनेज कर लेंगे, हम भी मैनेज कर लेंगे, क्योंकि हमने अपने दिमाग के आकार को बढ़ाया है जी। और जो मेहनत से पैसा कमाता है ना सर, जो मेहनत से पैसा अर्न करता है, उसको पैसे की वैल्यू पता होती है। सही बात है सर। उसके अंदर संस्कार होता है कि पैसे को कैसे डेवलप किया जाए जी। पैसा तत्काल चला जाता है तो उसको अर्न भी कर लेता है। तो विजय माल्या को तो झटके में पैसा मिल गया, समझ में आया नहीं उस चीज को। उन्होंने क्या किया कि बर्जर पेंट को बेच करके ये यूनाइटेड बेवरेज में हिस्सा लिया, जो शराब वाला कारोबार, यूनाइटेड स्पिरिट में जी। और नहीं तो गलत निर्णय उन्होंने ले लिया, किंगफिशर एयरलाइन में पैसा डाल दिया। और उन्होंने गलत काम क्या किया कि उसमें किंगफिशर का कैलेंडर जारी करना शुरू कर दिया, तमाम एयर होस्टेस को लेकर बाहर जाने लगे। शाह खर्ची वो बैड मैनेजमेंट का उदाहरण रहा और पूरे के पूरे बिजनेस को ले डूबे। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि अच्छे मैनेजमेंट का उदाहरण आप देखना चाहते हैं तो आप मुरुगुप्ता ग्रुप को देखिए। मुरुगुप्ता ग्रुप जो है आपका चोलामंडलम है, EID पैरी है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, या टाटा ग्रुप को देखिए। टाटा ग्रुप का मैनेजमेंट देखिए। टाटा ग्रुप ने भूषण स्टील को खरीद लिया। भूषण स्टील को कितना अच्छा बना है। तो अच्छा मैनेजमेंट सर किसी भी बिजनेस को अच्छा कर सकता है, खराब से खराब बिजनेस को, और खराब मैनेजमेंट अच्छे बिजनेस को भी डुबो सकता है। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना चाहिए, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा ना सर, तभी कोई बिजनेस स्ट्रांग होता है जी। तभी बिजनेस स्ट्रांग होता है, नहीं तो फिर जय सिया राम की। तो हमको आपको बिल्कुल ध्यान देना है स्टॉक पर, बिजनेस पर, वो ध्यान देंगे। तो भाभी जी भी आ गई। चलिए, अच्छा लगता है। तो हमें इन सबको देखना है सर। जब तक कंपनी का बिजनेस अच्छा ना हो, पैसा नहीं बनेगा। तो जुबलेंट इंग्रेविया के पीछे जो मैंने बताया था, सबसे पहले उसका बिजनेस, मैंने उसका बिजनेस देखा। क्या बिजनेस देखा? वो फार्मा केमिकल बनाती है कंपनी, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। इसके बाद मैंने उसका मैनेजमेंट देखा। मैनेजमेंट क्या है, आप मैनेजमेंट को जानेंगे तो आश्चर्य होगा। उनका जो मैनेजमेंट है भरतिया ग्रुप है जी, जुबलेंट भरतिया। और जो जुबलेंट भरतिया ग्रुप है, आप उसके पीछे जाएंगे तो हिंदुस्तान टाइम्स आप पढ़ते हैं ना जी। हिंदुस्तान टाइम्स जो भरतिया ग्रुप की कंपनी। अच्छा। तो उसकी जो उस परिवार की जो महिला, पता नहीं कौन भरतिया नाम है, नाम को याद नहीं आ रहा है, उसके हस्बैंड है जुबलेंट भरतिया। अच्छा। और उन्होंने कौन कौन सी कंपनियां स्थापित किया है? उनकी 4 कंपनियां आज के डेट में रन करती है अपने देश में। जुबलेंट फूडवर्क, जो कि डोमिनो का पिज्जा चलाती है। अच्छा। आप डोमिनो का पिज्जा देखे हैं ना सर? डोमिनो का पिज्जा बिल्कुल।
तो डोमिनो का पिज्जा चलाती है। दूसरा जुबिलेंट लाइफ साइंस, जिसके बारे में आपसे चर्चा कल हुई थी। बिल्कुल। जुबिलेंट लाइफ साइंस एक बहुत ही बेहतरीन फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, जबरदस्त आउट परफॉर्म किया था, उसी को इन्होंने तोड़ दिया, 2 पार्ट में कर दिया। एक जुबिलेंट इंडस्ट्री है। तो आपके हाथ में क्या आ गया? अच्छा बिजनेस आ गया, अच्छा मैनेजमेंट आ गया। जब अच्छा बिजनेस और अच्छा मैनेजमेंट आ गया, फिर आप उसको डन कर दीजिए। बहुत ज्यादा देखिए सर, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन हम इसको सिंपल बनाएंगे तब जी। यदि इसको टफ बनाएंगे तो कभी नहीं बन पाएगा। और सिंपल क्या है? अच्छा बिजनेस, अच्छे मैनेजमेंट को होल्ड करिए, आपको पैसा बनाएगा। धैर्य और उसके साथ इंतजार करिए, होल्ड करिए, आपको पैसा। अब आपने पूछा था कि स्टॉक एज को हम कैसे तय करें कि कोई कंपनी अच्छी है कि कंपनी बुरी है, यही तो आप जानना चाहते हैं ना? हाँ सर। तो आज चलते हैं स्टॉक एज ऐप पर और किसी एक कंपनी का आप नाम लीजिए, मैं एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से मैं बताऊंगा। देखिए सर, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि मानिए हम एक 10 मानकों पे किसी कंपनी को परखना चाहते हैं, तो कि भाई हम इस स्टॉक या इस बिजनेस में, कंपनी में हम कुछ होल्डिंग रखें या ना रखें। तो जैसे आपने हमें बताया बिजनेस पहले देखिए, फिर आप मैनेजमेंट देखिए। तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए, हमारे दिमाग में बिल्कुल बैठ गए। अब जो है, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो वो आप ही बताएंगे सर कि इन 2 के अलावा हमें क्या क्या देखना है। अब सर ये दो तो ये जो 2 है सर जी, आपको 60 से 70% रोल प्ले करेगा, बल्कि अधिक रोल प्ले करेगा आपके वेल्थ क्रिएशन मैनेजमेंट। आपके वेल्थ क्रिएशन में 60 to 70% ये रोल प्ले करेगा जो मैंने बताया है जी। अब सर क्या आते हैं, अब आते हैं स्टॉक मार्केट्स के टेक्निकल, जो हम कंपनी के देखते हैं। हाँ, अब आते चलिए, हम चलते हैं, आपको लेके चलते हैं उसी पर, स्टॉक एज ऐप पर जी। और कोई एक स्टॉक बताइएगा, हम उसको एक एक तरीके से शुरुआत करेंगे। चलते हैं सर, मैंने कल पूछा था, उसके बारे में चर्चा हो रही थी। हाँ, कौन सा? ये आंध्र पेट्रोलियम। आंध्र पेट्रोलियम, चलिए ठीक है, आंध्र पेट्रोलियम में चलते। अब देखते हैं सर, आंध्रा पेट्रोल चलते हैं जी। एक तो सर हमको समझना है कि अलग अलग एज, जो अलग अलग वो है एप्लीकेशन है सर जी। उसके अलग अलग यूज है। आप एक स्पेशली एक एप्लीकेशन से आप पूर्ण रूप से मास्टर नहीं बन सकते। बिल्कुल बिल्कुल आपको सर, थोड़ा बहुत इधर उधर से लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं उसको जाऊंगा उस पर स्क्रीनर पर। स्क्रीनर का वही आप मैं कह रहा जानते हूँ, हैं। मैं स्क्रीनर पे भी जाता हूँ सर। तो और कल आप एक दिन, अभी 2 दिन पहले आपने ये स्टॉकेज बताया, तो मैं इस पे भी गया। तो हालांकि अभी मुझे स्क्रीनर जो है यूजर फ्रेंडली दिखा मुझे, और उसमें जो प्रोज एंड कॉन्स आते हैं वो काफी मदद करते हैं किसी कंपनी को जानने के बारे में। जी जी जी। और उसमें जो है वो आपकी 2-3 टेक्निकल चीजें भी आ जाती हैं, जैसे ROC और ROE भी आ जाता है, जी जी। और PB भी आ जाता है उसमें। हाँ, अब आइए, सब चीज आ जाता है उसमें। 2 चीजें आपने और बताई थी कि आपको टोटल ये देखना है कि सेल्स ग्रोथ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। हाँ हाँ, वो भी आ और जाती है। एक आपने बताया था कि प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का क्या रोल है। तो वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो भी रेगुलर बढ़ना चाहिए। जी जी जी। ऐसा ना हो कि आपकी सेल बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, जी जी। तो वो भी कोई मतलब नहीं हुआ। हाँ हाँ, तो ये कई सारी चीजों पे मैं गौर कर रहा हूँ। बहुत सही तरीका है सर इसको देखने का। तो आइए स्टॉकेज ऐप पे चलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। ये सर आंध्रा पेट्रोलियम का हमने खोल लिया, आंध्रा पेट्रोलियम का जी। ये भाव सर 139 रुपए दिख रहा है जी। हमें दो चीजें होती है सर किसी भी स्टॉक का, फंडामेंटल और टेक्निकल। फंडामेंटल किसी कंपनी के मजबूती को बताता है, टेक्निकल माहौल को बताता है। फंडामेंटल से आशय होता है कोई आदमी कितना मजबूत है,
जी कितना सेहतमंद है जी और टेक्निकल का माहौल, टेक्निकल का इस परिस्थिति ये है जैसे एक जैसे कोई आदमी दौड़ रहा होता है और पीछे जी से लोग वक़्फ़ दे रहे होते हैं, तो वो सामान्य क्षमता से अधिक दौड़ना शुरू करता है। जी 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 तो टेक्निकल सर वो माहौल दे देता है। जी तो हम सबसे पहले फंडामेंटल चेक करेंगे इस कंपनी की क्या स्थिति है। तो फंडामेंटल पे जाएंगे, ये यहाँ हमने फंडामेंटल को क्लिक किया। अब फंडामेंटल पे जाते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि वो सेक्टर कौन सा है। जी अब सेक्टर है केमिकल। जी अब केमिकल सेक्टर हो गया तो सर केमिकल सेक्टर के बारे में हम एक आइडिया ले लेंगे कि केमिकल क्या करता है, कैसे बनाता है, क्या। अब केमिकल एक ऐसा सेक्टर है सर कि इतना डाइवर्सिफाई सेक्टर है अपने आप में, इसको समझ पाना जी बड़ा मुश्किल होता है। जी सबके लिए समझना बड़ा आसान नहीं होता केमिकल सेक्टर। जी सर। और वॉरेन बफेट कहते हैं कि जिस बिजनेस को समझिए आप उसी में पैसा लगाइए। तो केमिकल को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इतने सारे केमिकल है इसमें। इसमें एग्रो केमिकल है, इसमें डाई केमिकल है, पता नहीं कितने केमिकल है, कोई नहीं जानता है। जी इस केमिकल के सब सेक्टर ढेर सारे पड़े हुए। तो एक रफ आइडिया लगा दीजिए कि ये केमिकल है, ये केमिकल सेक्टर है, इसके बारे में हमारी थोड़ी समझ कम है। आप पहले समझ लीजिए इसको, क्योंकि आप ना तो केमिस्ट है ना तो केमिस्ट्री को समझते हैं। तो एक चीज ये क्लियर हो गया सर, केमिकल सेक्टर है। अब आते हैं, देखिए उसके बाद हम देखते हैं मार्केट कैपिटल। देखते हैं मार्केट कैपिटल। अब जैसे ही मार्केट कैपिटल देखते हैं, देखिए कितना मार्केट कैपिटल है। अब ये कंपनी जो है 1187 करोड़ इसका मार्केट कैप है जी, अर्थात ये स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। अब जान लेते हैं कंपनी कितनी कैटेगरी की होती है, जानते चले इसको। कंपनी 3 कैटेगरी की होती है, बल्कि 3 या 4 कैटेगरी की होती है जी। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, या एक और उसमें और आगे बढ़ जाइए पेनी कैप। हाँ, पेनी कैप या माइक्रो कैप, पेनी कैप। अब लार्ज कैप की बात करते हैं तो इसका जो क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया तो ये है कि मार्केट कैपिटल के हिसाब से जो शीर्ष की 100 कंपनियां हैं वो लार्ज कैप की कंपनियां हैं। और सामान्य आइडिया निकालेंगे तो लगभग 30,000 करोड़ के ऊपर का जो मार्केट कैपिटल है आज की डेट में, 30,000 करोड़ 30,000 करोड़ के ऊपर की जो कंपनी है आज की डेट में लार्ज कैप की कंपनी है। ठीक ठीक। लोग सामान्य तरीके से बात करेंगे तो लोग कहते हैं कि 10,000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैपिटल तो लार्ज कैप है। मैं 10,000 करोड़ में 30,000 करोड़ मान के चलिए, या 25,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट लार्ज कैप। उसके नीचे हम आएंगे तो 30,000 करोड़ से लेकर के लगभग 10,000 करोड़, ठीक ठीक, ये मिड कैप कंपनी है। ठीक है। और यदि आप सूची बनाइए ऊपर से तो 101 से लेकर के 250 तक मिड कैप कंपनी। ठीक है, ठीक सर। तीसरे नंबर पर बात करिए 8,000 10,000 करोड़ से लेकर के 3,000 करोड़ तक का आप ले लीजिए। ठीक ठीक, स्मॉल कैप कैटेगरी। ठीक सर। बल्कि 3,000 का थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए, 2,000 करोड़ जी। अब 2,000 करोड़ से लेकर के आप 300 करोड़ तक का ले लीजिए। ये आप माइक्रो कैप मानिए जी, और 300 करोड़ से नीचे मानिए पेनी कैप मानिए। अब आप देखिए ऊपर से जी, सबसे ऊपर कम रिस्क, उसके नीचे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क। अब वो रिस्क बढ़ते जाएगा जैसे जैसे अब बढ़ेगा। और आप जानते हैं कि जो रिटर्न होता है वो रिस्क का गेम होता है, जितना अधिक रिस्क लेंगे उतना अधिक रिटर्न होगा। तो अब स्मॉल कैप में आपको रिस्क ज्यादा है लेकिन रिवार्ड भी बहुत अधिक है जी। लार्ज कैप के आपके पास आंकड़े सहज उपलब्ध होते हैं जी। लार्ज कैप की मैनेजमेंट अच्छा होता है, तमाम तरह की चीजें अच्छी होती हैं, तो उसके बारे में आपको पता है। स्मॉल कैप कैटेगरी जैसे आ गया तब सतर्क हो जाइए कि इसके बारे में हमको नॉलेज ज्यादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बारे में नॉलेज मार्केट में कम उपलब्ध होता है जी। तो एक चीज तो तय हो गया कि ये स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी ये थोड़ा सा जोखिम वाला शेयर हो गया। ठीक है सर। अब इसके ऊपर आते हैं हम, अर्निंग पर शेयर देखते हैं, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ठीक सर। अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव मतलब सर? अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर पर कितना प्रॉफिट कमा। हाँ नहीं, इसमें तो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए।
और वो भी पॉजिटिव अच्छा, पॉजिटिव मतलब कि 10 रुपया 20 रुपया कुछ इस तरह से। अच्छा। जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। इसके नीचे देखिए पीई, देखिए पीई रेशियो, IRCTC जी पीई यदि रेशियो आप देखते हैं तो पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, जी। और प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब होता है सर CMP बटा EPS, करंट मार्केट प्राइस बाय EPS। जी तो ये पीई निकल के आता है जी। अब देखिए पीई एक किसी भी स्टॉक के महंगे और सस्ते होने का परिचय जो पहली बार पता लगता है वो पीई से पता लगता है। पीई ज्यादा होना शेयर का महंगा होना, पीई कम होना शेयर का सस्ता होना। लेकिन अब जो एक कहावत है कि अच्छी चीजें सस्ती नहीं मिलती और सस्ती चीजें अच्छी नहीं, क्या कहें, अच्छी नहीं होती, अच्छी नहीं होती। यानी यदि कोई कंपनी अच्छा है तो वो हमेशा हाई वैल्यूएशन पे, उसका पी ज्यादा होगा। यदि कोई कंपनी खराब है तो उसका पी कम होगा। जी। एक दिमाग में पहले आइडिया अपनी डालिए जी। या हालांकि गारंटी नहीं है लेकिन सामान्यतः देखने में आता है। हाँ, 80-90% ऐसा ही होता है। ऐसा होता है। अब बात करिए लार्ज कैप की, हम बात करते हैं तो लार्ज कैप का पी सामान्यतः जो है 30 के ऊपर मिलता है। अब लिखिए लार्ज कैप के पी 30 के ऊपर मिलेगा। इसका मिड कैप का पी जो होगा 15 से लेकर के 30 के बीच में मिलेगा। स्मॉल कैप का 15 से नीचे या 10 से नीचे आ जाएगा। यानी कोई स्मॉल कैप कैटेगरी का भी स्टॉक लेते हैं तो आप उसका पी 10 के नीचे पकड़िए, उस हिसाब से ये अच्छा शेयर है। 8 रुपया इसका पी चल रहा है। पी क्लियर हो गया जी। अब हम अगला पॉइंट चेक करते हैं। अगला पॉइंट है देखिए इंडस्ट्री पी, यानी उस कंपनी सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां औसत पी कितना है। तो हमेशा किसी स्टॉक की पी इंडस्ट्री पी से कम होना चाहिए। इंडस्ट्री पी से कम होना चाहिए। हाँ, अभी देखिए इंडस्ट्री पी 40 चल रहा है, यहाँ पर 40.91 और इसका 8.42। इसका मतलब इंडस्ट्री पी की तुलना में ये अच्छा है। हाँ। आगे अब चेक करिए बुक वैल्यू देखते हैं। बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू को जानते हैं। किसी कंपनी के सारे शेयर्स बेच दीजिए तो आपके हाथ कितना पैसा आएगा, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। एक सामान्य परिभाषा में बताऊंगा। जैसे होता है ना कि कंपनी कोई डिफॉल्ट कर जाती है जी जी, और कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है तो फिर ये होता है कि शेयर धारकों को पैसा मिलेगा। उस शेयर धारकों को पैसा कहाँ से मिलता है, उसकी संपत्ति बेच करके जो हिस्सा बनता है एक एक शेयर में डिवाइड किया जाता है। तो बुक वैल्यू जो होता है उसकी संपत्ति का एक शेयर की वास्तव में कीमत होती है। तो इसमें चेक करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू चेक करते हैं, पी बाई बी। अब देखिए सो पी बाई बी कितना है। पी बाई बी जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा। पी बाई बी 3.24 है, बहुत अच्छा है। यानी इन दृष्टिकोण से, पीई के दृष्टिकोण से, पीबी के दृष्टिकोण से ये कंपनी अच्छी कंपनी है। अब आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड यील्ड देखिए, डिविडेंड यील्ड जरूर होना चाहिए। डिविडेंड यील्ड कम से कम 1% हो तो लिखिए डिविडेंड। तो 0.02 है, तो इसका डिविडेंड 1.07 है। तो डिविडेंड के हिसाब से भी अच्छी कंपनी है ये। डिविडेंड यील्ड सर कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम 1% के आसपास होना चाहिए लगभग। हाँ। एक मिनट हमने बताया पी बाई बी देखते हैं। पी बाई बी जितना कम हो उतना ही अच्छा। डिविडेंड यील्ड, ये तीनों हिसाब से अभी ये कंपनी अच्छी चल रही है जी। अब आगे चेक करते हैं। अगला क्या चेक करते हैं, हम आगे चेक करते हैं सर रेशियो चेक करते हैं, रिटर्न रेशियो। अब देखिए यही बगल में रेशियो है। जी जी। अब रेशियो को ऐसे
अब जैसे हम रेशियो को डालते हैं, ROC और ROE निकल करके आता है। अब देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी इसका -6% है। 2017 मार्च 2017 में -6%, 2018 में 34%, 2019 में 36%, 2020 में 6% और 2021 में ये देखिए दिख रहा है 29%। लेकिन इसका ROE इतना वोलेटाइल क्यों है? ROE स्टेबल होना चाहिए। मेरा मतलब समझ रहे हैं ना आप सर? आप जी समझ गया सर। अब ये देखिए, ये अभी इस साल जो है 19 दिख रहा है, 29। अगले साल, पिछले साल 6 था। क्यों 6 था? इसके पहले 36, 34, फिर 2017 में ये -6 था। क्या कारण था? ये 2 साल का गैप का कारण क्या था? कुछ ना कुछ दिक्कत होगी इसमें। अब इसको खोलिए, देखिए क्या दिख रहा है नेट। अच्छा ये देखिए नेट प्रॉफिट जो था इनका 2017 में -7 करोड़ था, यानी घाटे में थी कंपनी। अब घाटे से कंपनी प्रॉफिट में आई है। पिछले साल का प्रॉफिट 13 करोड़ था, 1308 करोड़। आज के डेट में 76 करोड़ का प्रॉफिट हो गया नेट प्रॉफिट। ये तो अच्छी चीज है, लेकिन वोलेटाइल है, थोड़ा सा इसको ध्यान देने की जरूरत है जी। और तो यानी ROE प्रथम दृष्टया ठीक लग रहा है, ROE में कोई बुराई नहीं जी। ROE बताया था। ROE क्या होता है? ROE मतलब होता है कि टोटल कितनी संपत्ति, जो हम संपत्ति इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस टोटल संपत्ति पे रिटर्न हमको कितना आता है, वो ROE होता है। और ROC जो होता है, हम नया जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नया इन्वेस्टमेंट में कितना नया रिटर्न बन के आता है, वो ROC होता है। और मेरा अपना मानना है कि ROC और ROE दोनों कम से कम 15% के ऊपर होना चाहिए। यदि 15% के ऊपर है फिर हाथ डालिए, करना मत डालिए। अब देखिए बफेट तो सर 20% बोलते हैं। सॉरी क्या? वॉरेन बफेट का मैं पढ़ रहा था, वो 20% बोलते हैं। चलिए अब 20%, हम तो मैं एक मिनिमम बताया 15%। हाँ नहीं आपने सही बताया। वो तो मैं एक दिन पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि वॉरेन बफेट के अनुसार ये 20% से ऊपर होना चाहिए दोनों। तो 20% के ऊपर चलिए, यदि 20% लेते हैं तो और भी अच्छी चीज है जी। आपने देखिए इसका ROC 47 दिख रहा है, लेकिन पिछले साल 9 दिख रहा है, तो ROC के हिसाब से भी अच्छी कंपनी है। इसके बाद देखिए रिटर्न रेशियो को टच करेंगे, इसी में आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। हम चेक करेंगे, आखिर सॉल्वेंसी रिपोर्ट में जाएंगे, सॉल्वेंसी रेशियो। अब सॉल्वेंसी रेशियो में जाते हैं तो अब आप देखिए डेब्ट इक्विटी, ये कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है। 2017 में देखिए इसका डेब्ट बहुत अधिक था, 0.98 था डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब इसको यहीं से क्लिक कर देते हैं प्लस पे। अब ये देखिए 110 करोड़ 2017 में, 71 करोड़, 14 करोड़, 6 करोड़, यानी आंध्रा पेट्रोकेमिकल बिल्कुल कर्ज मुक्त हो गई है। बहुत ही अच्छी बात है। नेटवर्क उसी हिसाब से बढ़ रहा है। एक मिनट, दिनेश जी कुछ पूछ रहे हैं। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? स्टॉक एज वाला नहीं दिख रहा क्या सर? राजेंद्र सर नहीं दिख रहा क्या? राजेश सर नहीं सर दिख रहा है। आप थोड़ा सा उसको जूम कर लीजिए। नहीं आपका ही स्क्रीन दिख रहा है सर। मैं फिर से शेयर करता हूँ। नहीं फिर से अब दिख रहा है? हाँ आप दिख रहा है। हमने अब सॉल्वेंसी रिपोर्ट में जाते हैं, टोटल डेब्ट कितना है? डेब्ट इसका लगातार कम हो रहा है और ये अच्छी बात है, यानी ये कंपनी जो है देखा जाए तो डेब्ट फ्री कंपनी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी बात है। अब हम आते हैं इसके बाद सॉल्वेंसी रिपोर्ट देख लेने के बाद हम एफिशिएंसी रेशियो देख लेते हैं। एफिशिएंसी रेशियो, अब एफिशिएंसी रेशियो हम देखेंगे तो एफिशिएंसी रेशियो से मालूम चलता है कि उसका मार्जिन कितना है। अब ये देखिए हमारा मुख्य फोकस आपके पैट मार्जिन पर होना चाहिए। पैट मार्जिन मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, कम से कम 10% हो प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन। अब आप इसको देखिए, पैट मार्जिन जो है इसका इस साल 13.51% है, यानी बहुत जबरदस्त हुआ है।
पिछले साल 3% था, जो कि खराब था। इसके पहले 10.49 था, 10.5 था, 8% था, यानी इसका प्रॉफिट मार्जिन भी सुधरा है। अर्निंग पर शेयर देखिए, ये भी सुधरा है। बुक वैल्यू पर शेयर ये भी देखिए सुधरा है। यानी ओवरऑल यदि आप इसको देखते रहते हैं तो लगातार ये सुधर रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर, ऐसे टर्नओवर, इसके अंदर जितना जाएंगे बहुत ज्यादा समझने जाने की जरूरत नहीं है। हम यदि हल्का फुल्का भी इसका 2-3 पॉइंट चेक कर लेते हैं ना, तो हम काफी हद तक अपने आप को बचा ले जाते हैं। स्टॉक मार्केट के लिए सर मैं फिर कहूँ कि रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, बस सामान्य छोटे छोटे कैलकुलेशन कर, ये हमने बता दिए आपके जी। अब हम यहाँ से रेशियो से हम हट जाते हैं। अब हम रेशियो से हटने के बाद हम जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हैं तो पहला चीज हमको ध्यान देना है कि प्रमोटर होल्डिंग कम से कम 50% होना चाहिए, पहला सर। दूसरा सर, प्रमोटर होल्डिंग 50% से नीचे है तो याद रखना चाहिए कि जो एफआईआई और डीआईआई, जो संस्थागत निवेशक है, उनकी हिस्सेदारी बहुत अधिक हो, यानी वो हिस्सेदारी जो है रिटेल इन्वेस्टर से अधिक हो, पब्लिक होल्डिंग से अधिक। ठीक है, अब आप देखिए इसकी प्रमोटर होल्डिंग 45% है, यानी एक पॉइंट पर आप क्रॉस कर दीजिए, प्रमोटर होल्डिंग पे खराब है। दिख रहा है ना, 45% है। जी जी 57 है क्या? 45 है। और आप देखिए पब्लिक होल्डिंग 54% है जी जिसमें एफआईआई मात्र 0.30% है, यानी बहुत ही कम है एफआईआई। जैसे ही एफआईआई कम हो गया, थोड़ा सा अधिक सतर्क हो जाने की जरूरत है। हालांकि अच्छे बिजनेस को या स्मॉल कैप कैटेगरी को एफआईआई डीआई बहुत देर से पकड़ते हैं, लेकिन ऐसा मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एफआईआई डीआई का होना जो है अच्छा होना का परिचायक होता है, लेकिन यदि एफआईआई डीआई होते हैं तो सामान्यतः अच्छा माना जाता है। जी। किसी भी कंपनी को ठोक बजा करके बहुत लंबे रिसर्च के बाद खरीदते हैं। इसमें देखिए 0.30% है, डीआईआई 0.03% है, यानी एफआईआई और डीआईआई दोनों स्तर पे यह खराब हुआ है। अब आइए दूसरा देखते हैं, गैर संस्थागत निवेशकों की संख्या क्या है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये हिस्सेदारी एफआईआई डीआईआई से कम होनी चाहिए। इसका मतलब है कि रिटेल हिस्सेदारी इसमें अधिक है, तो रिटेल हिस्सेदारी जितनी ही अधिक है उतना ही सतर्क होने की आवश्यकता है, उतने ही अधिक जोखिम इसमें होते हैं। अब आप देखिए गैर संस्थागत निवेशकों की संख्या 54.62% है, 54% है। इसका मतलब थोड़ी सी अधिक सावधान होने की जरूरत है इस स्टॉक को लेकर। क्लियर हो गया सर? जी। अब देखिए इसके बाद हम चेक करते हैं शेयर होल्डर्स। अब इसमें जाएंगे तो दिग्गज शेयर होल्डर्स दिखला। और प्रमोटर होल्डिंग ग्रुप देखिए, प्रमोटर होल्डिंग ग्रुप में ये आंध्रा शुगर की कंपनी है। आंध्रा शुगर एक शेयर उसकी कंपनी। इसे कौन कौन से देखिए शेयर्स हैं, देखिए आंध्रा शुगर, आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जोशी, यानी इस ग्रुप की कुल 4 कंपनियां हैं। आंध्र पेट्रोकेमिकल, आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आंध्रा शुगर और जोशी। अब देखिए, अब जब कंपनी 4 हो गई तो ग्रुप कंपनी मेरे विचार से एक सिंगल कंपनी की तुलना में बेहतर होता है। ग्रुप कंपनी से आशय क्या होता है, क्योंकि ग्रुप जब उनकी ज्यादा कंपनियां होती है तो उनको जिम्मेदारी भी अधिक होती है, उनको बिजनेस को आगे ले जाना होता है, तो वो सचेत अधिक रहते हैं अपने दायित्व के प्रति। जैसे अभी आपने भारतीय ग्रुप का नाम लिया, भारतीय ग्रुप के 4 कंपनियां हैं। टाटा ग्रुप की 98 कंपनियां हैं जिसमें 27 या 28 लिस्टेड है, रतन टाटा। इसके पहले मैंने आपको मुरुगप्पा ग्रुप का नाम लिया है, 27 कंपनियां हैं जिसमें से 9 कंपनियां या 10 कंपनी लिस्टेड है मुरुगप्पा ग्रुप। आप बात करिए ग्रुप में चले जाइए तो आईसीआईसी ग्रुप को ले लीजिए तो आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी सिक्योरिटी, आईसीआईसी म्यूचुअल फंड,
ICICI इंश्योरेंस, ICICI जनरल इंश्योरेंस, ICICI सिक्योरिटी, यानी ग्रुप बड़ा है। ये अच्छे मैनेजमेंट की पहचान है जो, हाँ बोलिए दिनेश जी। सर अगर प्रमोटर की होल्डिंग कम है और FI और DI की ज्यादा है, ये किस प्रकार से प्रभाव डाल सकते हैं कंपनी के शेयर? देखिए पहली चीज तो वो तो संस्थागत निवेशक है, वो बहुत ध्यान मैनेजमेंट को प्रभावित तो करते हैं, निस्संदेह प्रभावित करते हैं, लेकिन बिजनेस के प्रति वो सचेत रहते हैं, ध्यान देते हैं कि कंपनी खराब परफॉर्मेंस ना करे, और खराब परफॉर्मेंस करते हैं तो निकल भी जाते हैं उसे तत्काल। अब ये इस प्रश्न का उत्तर मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की, नहीं मेरा जैसे अपना मानना है कि उनकी हिस्सेदारी अधिक है तो हिस्सेदार बिजनेस के लिए अच्छा है। जैसे इन्फोसिस में देखा जाए तो प्रमोटर है ही नहीं, हाँ, और HDFC बैंक में भी शायद नहीं है, तो मतलब इसका बुरा फैक्टर क्या होगा? बुरा फैक्टर नहीं पड़ेगा, मेरे विचार से अच्छा फैक्टर पड़ेगा, क्योंकि वो जो होल्डिंग है वो संस्थागत कंपनियों द्वारा होल्डिंग है, किसी व्यक्ति द्वारा होल्डिंग नहीं है। अच्छा। यदि हम किसी कंपनी में 90% हिस्सेदारी ले लें, ये खराब है, लेकिन यदि JP मॉर्गन ले लेता है, यदि HDFC बैंक ले लेता है तो वो अच्छा है, क्योंकि बैंक जो है वो संस्थागत, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, वो एक अलग फैक्टर हो जाता है। नहीं जैसे FII DI की ज्यादा हिस्सेदारी है अगर, तो वो किस प्रकार से कंपनी में हस्तक्षेप कर सकते हैं? पॉजिटिव कर सकते हैं कि नेगेटिव कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं, निगेटिव भी कर सकते हैं, क्योंकि एक किसी भी निर्णय को लेकर के वोटिंग राइट होते हैं, वो वोट से प्रभावित कर सकते हैं। आपको विशाल सिक्का का किस्सा याद है इन्फोसिस का? जी जी। तो विशाल सिक्का को वो लोग हेड बनाना चाह रहे थे कुछ, तो वो निवेशकों ने उनको मना कर दिया था। निवेशक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सत्यम घोटाला क्या है? सत्यम घोटाला आप जानते हैं? सत्यम घोटाला क्या है? पूरा नहीं घोटाला ने जानता। क्या किया था, उन्होंने क्या किया सत्यम ने, कि 2 काम किया। पहली चीज तो ये कि वो अपने प्रॉफिट को लगातार अधिक दिखा रहे थे, जितना है उससे अधिक दिखा रहे थे, लेकिन प्रॉफिट उतना रियल में था नहीं, शेयर भाग रहे थे। तो अंततः जो, अब जैसे फॉर एग्जांपल तब मैं ही बात करूं, तो मेरी तनख्वाह मान लीजिए 50,000 है और दिखा रहा हूं 70,000, तो ये जो 20,000 का गैप होगा, हर साल एक गैप बढ़ता जाएगा, तो उस 20,000 को आगे चलकर कहीं कहीं ना कहीं उसको मैनेज करना पड़ेगा ना। कोई ना कोई हमको हिसाब किताब तो मांगेगा ना कि भाई ये 20,000 जिसके प्रति मैं जिम्मेदार हूँ, वो हिसाब किताब मांगेगा ना हमसे कि भाई ये 20,000 रुपए का जो गैप दिखा रहे हो 20,000 कहाँ गया, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए कर्ज लूंगा, कुछ ना कुछ तरीका अपनाऊंगा। तो उसने क्या किया कि एक मेटास इंफ्रा के नाम से कंपनी स्थापित किया और ऑफर ये किया कि हम मेटास इंफ्रा को कर्ज देना चाहते हैं। यानी वो जो 20,000 रुपया का मेरा गैप हो रहा था, मैं लिखा पढ़ी में वो दिखाना चाह रहा हूँ कि वो जो 20,000 रुपया मैंने दिनेश जी को दे दिया, लेकिन वो रुपया मेरा नहीं है। वो रुपया को देने के लिए मुझे किसी और से परमिशन लेना पड़ेगा। सत्यम जो है शेयर धारकों से परमिशन लेने गया कि भाई मैं ये पैसा मेटास इंफ्रा को देना चाहता हूँ। शेयर धारकों ने मना कर दिया, और जब मना कर दिया फिर आप कहाँ जाओगे? अंततः उन्होंने अपना खुलासा कर दिया कि ये मेरे उसमें आंकड़े में गड़बड़ी है और शेयर कैसे कोलैप्स। तो शेयर धारक रोकते भी है, शेयर धारक खराब है। ज्यादातर देखा जाता है कि शेयर धारक अच्छे होते हैं, अच्छे काम करते हैं, क्योंकि उनको अपने हित की चिंता होती है ना। हम एज ए इंडिविजुअल गलत निर्णय ले सकते हैं, लेकिन संस्थागत में हम गलत निर्णय जल्दी नहीं लेते, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है। HDFC म्यूचुअल फंड जो है, HDFC म्यूचुअल फंड का अपना क्या है, वो हमारे आप जैसे इन्वेस्टर का ही तो पैसा है ना, उसको वो रिटर्न दिलाना है ना। हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर को जो SIP के माध्यम से करते हैं, तो गलत निर्णय कम लेते हैं। ठीक है सर, कोई मैनेजमेंट ग्रुप की कंपनी है, अच्छी कंपनी है, हमने देख लिया शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब पब्लिक में देख सकते हैं, इसमें नहीं दिया है, देखिए बड़े बड़े, हाँ दिया है। अब इसमें देखिए पब्लिक होल्डिंग में बड़े बड़े हिस्सेदारों को दिया हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण कोई है, टी लगभग 5% हिस्सेदारी है। IEPF 3.19%, बल्लो रमेश कुमार HUF 1.78%, बी रमेश कुमार, ये यानी दोनों लोग एक ही है ये। तो इन लोगों ने भी
हिस्सेदारी ले रखी है। तो ये भी हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। ये जो 2-3 क्राइटेरिया, अब हमने इसको देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में कौन कौन से म्यूचुअल फंड इसमें ले रखे हैं। कोई म्यूचुअल फंड होल्डिंग नहीं है इसमें। ये सर जो मैंने बताया, ये ओवरऑल ऊपर ऊपर फंडामेंटल देखने का तरीका। अब हम फंडामेंटल देख लेते हैं तो कोई भी कंपनी हमें समझ में आ जाता है कि बिजनेस अच्छा है या बिजनेस खराब। क्लियर हो गया सर? इतने प्रश्न क्लियर हो गए आपको? बिल्कुल सर। और इसमें कोई प्रश्न इसमें? अब आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना समझ में आएगा। आपकी जो क्वेरी बनती है उस क्वेरी को लिखिए, आप गूगल पे जाइए, जो आपको दिखाई देता है उससे पूछिए। जैसे हमसे ही पूछिए, मान लीजिए हमको नहीं आता तो हम देख के पता करके बताएंगे। तो उसको जानने की कोशिश करिए क्या है। गूगल बाबा सबसे अच्छे हैं। जो दिमाग में प्रश्न पैदा हो गूगल बाबा में डाल दीजिए, गूगल बाबा कहीं से चला कर दीजिए। हालांकि इंग्लिश में देते हैं तो इतनी अपनी थोड़ी बहुत इंग्लिश ठीक ठाक है ही कि हम उसको समझ लेते हैं। रॉकेट साइंस वाली इंग्लिश नहीं होती है। अब ये हमने देख लिया सर। अब हम टेक्निकल पे चलते हैं। एक सामान्य ये हम लोग फंडामेंटल देख रहे थे सर। हाँ, ये फंडामेंटल देख रहे थे। ठीक सर। जो मैंने बताए हैं सर, यदि इन तरीकों को हम इस्तेमाल करते हैं तो हमसे गलत स्टॉक सिलेक्ट नहीं होंगे, इसकी लगभग गारंटी है। जी मैं समझ गया सर। लगभग गारंटी है। बिल्कुल। स्टॉक मार्केट में सर शर्तिया तौर पर फायदा होता है, बस जो नुकसान वाले जगह होते हैं उसी से दूर है। और नुकसान वाले जगह क्या होता है? जो खराब कंपनी है। खराब कंपनी से आप दूर रहिए, आपको पैसा बनेगा। अब हम टेक्निकल पे चलते हैं सर। जी। सबसे पहले देखिए टेक्निकल खोलते हैं। अब टेक्निकल में हमको देखना है कि शेयर कम से कम 5 साल में अच्छे रिटर्न देना चाहिए। 50% से ऊपर का रिटर्न होना चाहिए। अब देखिए इसने 5 साल में 576% का रिटर्न दिया हुआ है। इसका मतलब ये कंपनी अच्छी कंपनी, रिटर्न ठीक ठाक दे रहा है 5 सालों में। अब हम 5 साल को ये भी रिटर्न देखें कि 5 साल का जो रिटर्न हो वो 1 सालों के चलते रिटर्न न हो, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो 1 साल में रिटर्न इसने 289% दिया है, मतलब उसका अलग से रिटर्न है वो। यदि 1 साल के रिटर्न को हम हटा दें इसमें से, तब भी 5 साल का रिटर्न इसका लगभग 300% का होता है। वो भी अच्छा है सर। अच्छा है। अब हम इसके बाद देखते हैं मूविंग एवरेज देखते हैं। यह कंपनी सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है कि नहीं। एक मैंने बिल्कुल सर सामान्य तरीका में बता रहा हूं, बस ये तरीका इस्तेमाल कर लीजिए आपको। और यदि जितना टेक्निकल बनाएंगे उतना ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए इसका 50 दिन का मूविंग एवरेज 145, ये शेयर 139 पे चल रहा है, यानी 50 डे के नीचे है, अर्थात थोड़ा सा कमजोर शेयर। सर ये थोड़ा सा एक बार और फिर से रिपीट करेंगे प्लीज। क्या? यही सर, ये 50 डेज ये SMA जो आपने देखा मूविंग एवरेज, हाँ, ये जो है इसमें दिखा रहा है 145.8। हाँ, यानी तो कि सर 50 दिन के नीचे होना मतलब कमजोर होना चाहिए। अच्छा, ये मतलब इसकी जैसे अभी टोटल वैल्यू अभी ये 139 पे चल रहा है। पहले इसको पहले नोट करिए, पहले नोट जी। 4 SM में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 200 दिन का मूविंग एवरेज, 100 दिन का मूविंग एवरेज, 50 दिन का मूविंग एवरेज, 20 दिन का मूविंग एवरेज। एक मिनट, फोन आ रहा है जरा देखिए। तो सर 200 दिन का, 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर कोई शेयर ट्रेड करता है मतलब मजबूत होता है। और हमें जब भी शेयर को खरीदना होता है सर, हमको मूविंग एवरेज के आसपास हमको शेयर खरीदने का प्रयास करना चाहिए। मूविंग एवरेज मतलब क्या? जिस मूविंग एवरेज पर शेयर हम खरीदें उसके नीचे वाले मूविंग एवरेज को हम स्टॉप लॉस लेना चाहिए। मैं ट्रेडिंग का तरीका बता रहा हूं सर। जैसे कोई शेयर 50 डे के आसपास आवे तो हमें खरीदना चाहिए 100 दिन के मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस बनाना। नजरिया थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। 20 दिन का मूविंग एवरेज को आधार बनावे, खरीदारी करें,
और 50 दिन के मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस रखें, फिर 100 दिन का मूविंग एवरेज खरीदारी करें तो 200 दिन का, यानी जो मूविंग एवरेज होता है सर, मूविंग एवरेज के आसपास ये शेयर अक्सर करके सपोर्ट देता है, सम्मान देता है। मूविंग एवरेज और शेयर प्राइस दोनों के जो संबंध होते हैं ना सर, बिल्कुल पति पत्नी का संबंध होता है, बिल्कुल आसपास घूमते रहते हैं, कभी एक दूसरे को बाहर नहीं जाते, यदि बाहर जाएंगे तो फिर घूम फिर के वहीं चले जाएंगे, हमेशा घूम फिर के वहीं चले जाएंगे। आप देखिए, अब जैसे हम इसी को देखते हैं, आप आंध्रा पेट्रो को, अब आप देखिए स्क्रीनर पर चलते हैं, देखिए ये आंध्रा पेट्रो का देखते हैं सर, चार्ट देखिए स्क्रीनर पर सर, पहले से बना बनाया लेके आता है, 50 दिन का और 200 दिन का। अब ये देखिए सर, अब कितना भी पूरा चार्ट खोलिए देखिए, हमेशा सर मूविंग एवरेज के पास घूमता रहता है, दिख रहा है सर। अब देखिए 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे शेयर ट्रेड कर रहा है, जैसे ही 50 दिन के मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस करे सर, जैसे ही सर 50 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, हमको शेयर सर खरीदने चाहिए, और 50 दिन फिर हमको रिटर्न स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए, स्टॉप लॉस रखना चाहिए 100 दिन के मूविंग एवरेज को हम स्टॉप लॉस लेना चाहिए। क्लियर है सर जी? टेक्निकल देख लिया, दूसरा आप देख लेते हैं इसी में। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं सर कि 52 वीक हाई कब बनाया है ये शेयर, प्रयास करें थे 52 वीक हाई हाल ही में बनाया, पिछले 2-3 महीनों के दौरान रखा, ये नहीं कि वो शेयर जो 52 वीक हाई बनाने जा रहा। क्लियर है सर? अब देखिए 52 वीक हाई इसका 197 है, कब बनाया है ये देखिए, ये बनाया है 9 अगस्त 2021, यानी 4 महीना पहले इस कंपनी ने 3 महीना पहले 52 वीक हाई बनाया हुआ है। इसका मतलब ये कंपनी अभी मोमेंटम है। 52 वीक लो कितना है, 29 से कब बनाया है, 11 नवंबर 2020, यानी ठीक 1 साल पहले इसने 52 वीक लो बनाया था जी। ये कंपनी हमको देखना चाहिए कि 52 वीक लो के आसपास ट्रेड न करे। इतना देख लिया सर जी। अब हम देख लेते हैं इसमें परफॉर्मेंस, हमने देख लेते हैं, डिलीवरी अपडेट एक बार देख लेना चाहिए। डिलीवरी हमको ये देखना चाहिए कि शेयर ट्रेड कितने होते हैं। अब इसको देखिए, डिलीवरी परसेंट सर 89%, 82%। डिलीवरी परसेंट जितना अच्छा होता है शेयर उतना अच्छा नहीं होता है। अब देखिए, और एक और चीज इसमें देखते हैं, वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम भी बहुत मायने रखता है सर, क्योंकि उस कंपनी में जो टर्नओवर होता है, टर्नओवर डिसाइड करता है कि कंपनी कितनी अच्छी होगी, हम फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे। फॉर एग्जाम्पल तब तो मैं बात करूं, जैसे अब बात करिए किसी कंपनी का, जैसे आंध्रा पेट्रो, एक मिनट और चलते थोड़ा सा। अब आंध्रा पेट्रो को देखिए सर, एक छोटा सा रिसर्च करिए, लेता हूं। आंध्रा पेट्रो का सर जो शेयर है, लगभग देखिए 2 लाख से नीचे शेयर ट्रेड होता है, दिख रहा है सर 2 लाख, 2 लाख, और भाव इसका कितना है, 100 कितना है, 140 जी। अब 2 लाख को 140 में मल्टीप्लीकेशन करिए सर, तो कितना आएगा, लगभग 3 करोड़ आएगा, 2.8 करोड़ आएगा जी। अब मेरा ये कहना है कि इस शेयर के भाव को प्रभावित करने के लिए सर 3 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब आप बात करिए, बगल में आते हैं, एक और कंपनी का शेयर चुनते हैं हम, एशियन पेंट को। अब एशियन पेंट की डिलीवरी में चलते हैं। इसका शेयर देखिए, लगभग इसका शेयर सर 10 लाख के आसपास, 20 लाख दिख रहा है, 10 लाख के आसपास शेयर ट्रेड होते हैं। आधा 20 लाख ये दिख रहा है, आधा नीचे चले जाइए,
या इसको मनी कंट्रोल पे खोलते, मनी कंट्रोल पे और आसानी से दिख जाता है, मनी कंट्रोल पे चलते। मनी कंट्रोल पे चलते, मनी कंट्रोल पे सर दिखता है बहुत आसानी से। मनी कंट्रोल पे चलते हैं सर, आंध्रा पेट्रो को देखते हैं, एक मिनट पहले आंध्रा पेट्रो। ठीक है, मशीन की चक्कर में पड़ना, तुम लोग देख लो 2-3 घंटे, तुम एक कम हो जाएगा, एक जन्म देख लो भैया, आप साफ सफाई। ओहो आवाज आ रही है, तुम्हें पैसे दे दो, तुम करा देंगे, तुम जगह पहुंचो। अब देखिए सर आंध्रा पेट्रो को, ये देखिए अब देखिए सर, इस शेयर का देखिए डिलीवरी कहीं दिख रहा होगा, कहाँ दिख रहे वालूम, ये देखिए वालूम सर 1,61,090 बना है उसका, दिख रहा है सर, ये देखिए ये नीचे। राजेश सर आवाज नहीं जा रही क्या? दिख रहा था सर? हाँ दिखाई दे रहा है सर। अब देखिए अब 1,61,000, अब इसी को हम एशियन पेंट पे चलते हैं। अब एशियन पेंट को देखते हैं। अब एशियन पेंट को देखिए सर, ये जो शेयर ट्रेड होता है, कल के दिन जो शेयर ट्रेड हुआ था फ्राइडे के दिन, वो 2,63,000 शेयर ट्रेड हुआ था, 2,63,595, 2,63,595, और इसका भाव का सर मल्टीप्लीकेशन 3,000। अब इसको सर, अब एशियन पेंट का देखिए शेयर ट्रेड हुआ था 2,63,000 दिख रहा है सर, और भाव हुआ था 3,159। अब 2,63,000 को 300 में मल्टीप्लीकेशन करिए सर, तो कितना आएगा? लगभग ये 81 करोड़ आएगा, 81 करोड़ आएगा सर। और सर अब आप देखिए कि एशियन पेंट को शेयर को प्रभावित करने के लिए सर 81 करोड़ चाहिए, और आंध्रा पेट्रो के शेयर को प्रभावित करने के लिए मात्र 3 करोड़ चाहिए। तो बताइए आसानी से शेयर कौन सा मैनिपुलेट किया जा सकता है? आंध्रा पेट्रो। तो स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक में सबसे खराबी यह होती है सर, ये मैनिपुलेट आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इसको मैनिपुलेट करने के लिए बहुत कम मात्रा में पैसे चाहिए। जो ऑपरेटर्स होते हैं वो इसको मैनिपुलेट कर देते हैं, क्योंकि उसमें टर्नओवर कम होता है। तो ये सर सारे ये शेयर रहे सर। क्लियर हो गया सर जो मैंने बताया? इससे आप कोई भी अच्छे शेयर को आप निकाल सकते हैं। और कोई प्रश्न सर? आवाज नहीं जा रही सर। आज तो काफी कुछ सीख लिया सर। मतलब ये है सर कि जो बड़ी कंपनी होगी, प्रमोटर्स उसको छेड़खानी ज्यादा नहीं कर पाए। सॉरी, ये जो आप क्या कहते हैं, प्रभावित करने वाले लोग होते हैं जो ऑपरेटर उसमें ज्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते। जी जी जी, वो सुरक्षित रहता है। और स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं वो तत्काल सर्किट पर लग जाते हैं। क्यों सर्किट पर लग जाते हैं? कोई पीछे पड़ जाएगा नहीं, सब 2 लाख शेयर ट्रेड होता है जी। अब 2 लाख शेयर, मान चलते हैं कि 10,000 शेयर आप ले लिए, 10,000 हम शेयर ले लिए। अब यानी 50-60 लोग मिल जाए, हाँ, तो आंध्रा पेट्रो के शेयर को कंट्रोल कर लेंगे, एशियन पेंट के शेयर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जी। तो ये सर चलता है सर। ठीक है सर। और बिल्कुल कोई प्रश्न सर? नहीं, आज तो बहुत सीख लिया सर।
सीखते रहिए सर, सीखने में मजा आता है, और जितना सीखते हैं उसको दूसरों को सिखाइए, फिर देखिए कैसे मजा आता है सर। नहीं लगातार वेल्थ क्रिएट करेंगे। आज तो बहुत बहुत बारीकियां सीख ली सर। आज मैंने और भी बारीकी नोट करके लाया था मैं। अच्छा अच्छा। कि किसी स्टॉक को अच्छे से कैसे पिक करें, लेकिन कमो बेस वो सारे टॉपिक इसमें कवर हो गए, लेकिन मैं दूसरे तरीके से नोट करके लाया था। सर आप भी अपने तरीके भी बता दीजिए सर, थोड़ा समय अगर हो तो। नहीं, अब थोड़ा सा हमें ऑफिस में निकलना है सर, 10-50 सर कोई बात नहीं, कल रख लेंगे, बाद में रख लेंगे। हाँ, ऐसे बताता रहे तो सर, यही सब तरीका है। हाँ आप लेकिन सर अब जितना अगली जो मीटिंग होगी उसमें ये जो आपका ये टॉपिक जो छूटा है उसको सबसे पहले लेंगे। रोज सर कुछ ना कुछ सीखते हैं आप। वो कहते हैं कि नॉलेज विदाउट एक्शन इज वर्थ, वो बेकार होता है। जी जी। तो जब आप नॉलेज लेते हैं उसको देखिए। अब आप क्या करिए कि रोज स्टॉक के जब खोलिए उसमें चेक करिए कंपनी। हाँ हाँ। अब चेक करेंगे तो आपको धीरे 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 नॉलेज होती है, और जो नॉलेज होती है फिर आप उसको दूसरों को भी बताइए, फिर देखिए कैसे। अब सर मुझे एक चीज समझ में आई आज, क्या कि आंध्रा पेट्रो में सारी चीजें बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन कंपनी छोटी होने के कारण एक तलवार सी लटकी हुई है। जी सर, जी सर। सब कुछ अच्छा है सर, सारे फंडामेंटल अच्छे हैं, हाँ हाँ लेकिन कंपनी बहुत छोटी है तो बड़ा गड़बड़ है सर मामला। हाँ हाँ, गड़बड़ में थोड़ा सा सतर्कता जरूरी है, ध्यान ज्यादा रखना। हाँ इसमें जो है, अगर कभी इसका जैसे शेयर होल्डिंग करते हैं तो इसमें बड़ा आप देखते रहने की जरूरत है तुरंत। जी सर, जी सर, जी सर। ऐसा ना हो कि किसी दिन आप सो रहे हो और सब कुछ कंपनी बिक जाए। ये कोई XYZ है, जरा इनसे बात करिए, कौन है XYZ? कौन है भाई ये XYZ? ये वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं XYZ। हाँ वो वीडियो भी ऑन नहीं है सर, और बोल भी नहीं रहे, पता नहीं कौन है ये जी। कोई ग्रुप के सदस्य कोई आ गए होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल होंगे सर। और दिनेश जी बताइए, क्या हाल चाल है? ठीक है सर, बढ़िया है, अच्छा लगा। अच्छा लगा नॉलेज? आप तो हाँ अच्छा लगा। आप तो टेक्निकल के मास्टर आदमी हैं। सर गुरु आप ही हैं। अरे हम क्या गुरु है, गुरु कोई नहीं होता। आदमी जो होता है वो चीज अपने अंदर होती है, ठीक है ना। वो एक हमारे सीनियर है राजीव महेंद्र, हमसे कहा करते थे कि कभी कोई गुरु नहीं तलाश सकता, शिष्य बनना पड़ता। अच्छा शिष्य बनिए, गुरु कोई ना कोई मिल जाता है, कहीं ना कहीं खोज बुझ करके मिल जाता है। चाणक्य के अंदर, अरे चाणक्य कह रहे हैं, चंद्रगुप्त के अंदर क्षमता थी, वो चंद्रगुप्त के अंदर क्षमता थी और चाणक्य खोज ली। लोग खोज लेते हैं, चलता रहता है। सब हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम कैसे, हम पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते। दूसरा कोई लाख जगाए, कोई लाख करे, कुछ नहीं, जब तक कि हम नहीं चाहेंगे। बिल्कुल सर। हमारा भविष्य हम पर निर्भर करता है, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। हम यदि अच्छे नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब, और सीधी बात है सर, कारण और परिणाम। हमारे पास पैसा नहीं है तो परिणाम है, हमारा सेहत अच्छा नहीं हो परिणाम है, हमारे संबंध अच्छे नहीं हो परिणाम है, हमारी ख्याति अच्छी नहीं है परिणाम है, हम कुख्यात हैं वो परिणाम है, हम बदनाम है वो परिणाम है। उसके पीछे कारण क्या है, हमको कारण को फोकस करना पड़ेगा। जिस वक्त हम कारण को फोकस कर लेंगे, चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। हम क्या करते हैं सर, रिजल्ट को ठीक करने की कोशिश करते हैं, कारण को ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं। एक मैं जोक सुनाऊंगा, बहुत बढ़िया मस्त जोक है सर, सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। जो कहानियां प्रसंग मेरे पास भरे पड़े रहते हैं कि एक ऑफिसर ने सर अपने एम्प्लॉय को बुलाया और भयंकर बुरी तरह डांट दिया। अब वो ऑफिसर क्या, बल्कि घर से झगड़ा करके गया था, गुस्से में था, वो गुस्सा कर्मचारी पे। अब कर्मचारी करे तो क्या करे, कर्मचारी गुस्सा लेके घूम रहा था क्योंकि वो अतिरिक्त बोझ हो गया ना सर। अब अतिरिक्त बोझ लेके घर गया, वो घर पे बीवी को उतार दिया। बीवी अतिरिक्त बोझ लेके घूम रही है, अब वो कहाँ जाए, बच्चे पे उतार दिया। बच्चा वो बोझ लेके चल रहा है, बोझ लेके वो कहाँ जाए, वो क्या किया, गली में कुत्ते को उतार दिया। अब कुत्ता लेके घूम रहा है, अब कहाँ जाए, वो कुत्ते ने बोझ को काट लिया, और कुत्ते ने एक औरत को काट लिया। और किसको काटा, उसी ऑफिसर की पत्नी को काटा। अब पत्नी कह रही कि हमारी अब गलती क्या है, हमने कुत्ते का क्या बिगाड़ा था जो कुत्ते ने हमको काटा।
वो नहीं जानती है कि जो कुत्ता काटा है उसका बीजारोपण उसी स्वयं ने कुछ दिन पहले कर रखी है। ओशो सर ओशो कहते हैं इसी को कि कर्म जो है कर्ता को ढूंढ लेता है। तो जब हम करेंगे ना सर, वो कारण जब विद्यमान रहेगा तो परिणाम हमको कहीं ना कहीं निकल करके आए, वो कहीं नहीं जाए। हमको कारण को ठीक करना है, रिजल्ट अपने आप अच्छे, रिजल्ट अपने आप अच्छे हो जाएंगे। वो एक कंसेप्ट है, वो क्या कहते हैं, पैराडाइम शिफ्ट का। पैराडाइम शिफ्ट मतलब कि मान लीजिए यहाँ से आपको बरेली जाना और आप गाड़ी लेके निकलते हैं बरेली जाने की, और आपने मैप गूगल मैप पे लगा रखी है बरेली, और गूगल मैप ने क्या किया, बरेली की जगह पर आया बरेली ले लिया। क्या आप कभी बरेली पहुंच पाएंगे? इम्पॉसिबल। तो सबसे पहले हमको पैराडाइम शिफ्ट क्लियर होना चाहिए कि हमको जाना कहाँ है, कब तक जाना है। पैसे के बारे में सर कि हमको क्लियर होना चाहिए कि हमको कितना पैसा चाहिए, कब तक पैसा चाहिए। हमको सिर्फ पैसा चाहिए, हम अमीर बनना चाहते हैं। अमीर बनना क्या क्या अमीर बनना, कितना पैसा चाहते हैं आखिर, जब तक वो डिसाइड नहीं होगा सर ठीक है सर। पैसे की जरूरत क्या है? क्या वो डिसाइड हो जाएगा तो पैसे की जरूरत क्या है? राम का भजन करेंगे फिर तो। क्या चीज, क्या कह रहे फिर से? अभी आपने बोला ना संतोष, संतोष जब हो जाएगा तब फिर पैसा के पीछे आदमी भागेगा नहीं। संतोष अच्छी चीज है, लेकिन कई जगहों पे संतोष नहीं करना चाहिए, मेरा अपना मानना है। क्योंकि हम संतोष जिस दिन कर देते हैं ना, उस दिन हमारा ग्रोथ बंद हो जाता है। हम यदि संतोष हम कर लिए होते ना, तो ये इस तरह से बैठक होकर हम आपस में बातचीत नहीं कर रहे, हम अपनी पुलिस की नौकरी में बिजी रहते। हमने संतोष नहीं किया सर, तो आज आपसे हमारे प्रेम संबंध बने हैं, और वो संबंध हमारे गांव से या हमारे व्यक्तिगत संबंधों से आगे बढ़ा है। बराबर। हम संतोष नहीं किए, इसलिए आज की डेट में कम से कम तो 500-600 लोगों को मैं नॉलेज देकर के स्टॉक मार्केट में सही तरीके से पैसे को मैनेज करना सिखाया। भगवान ने सबके आत्मा के अंदर ऐसा बैठा रखा है कि संतोष होगा ही नहीं किसी को जल्दी। होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए सर। संतोष हो गया होता तो लैपटॉप नहीं बना होता सर, संतोष होता तो जियो नेटवर्क नहीं खड़ा होता है। वो बरगद के पेड़ के नीचे सब बैठ के राम का भजन और बरगद का देखता रह जाएगा, कोई बाहर निकलेगा ही नहीं। क्या जरूरत है करहिया छोड़ करके लखनऊ आने की और यहाँ सूरत आकर के बैठने की। यही सब चीजें है सर। कुछ अच्छी प्रगति के लिए यदि कुछ करना पड़े, हाँ गलत कार्य न किया जाए। हम संतोष नहीं करते, कुछ आगे चाहते हैं ना सर, हमारे साथ कई लोगों का भला होता है। आप छोटा सा एक उदाहरण लीजिए ना, आप एक छोटा सा दुकान खोलने के बारे में सोच लीजिए, आप देखिए कैसे भला होता है। आप एक दुकान खोलने के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले कहीं दुकान किराए पर लेते हैं, दुकान खाली होना चाहिए, तो आप पैसा दुकान मालिक को पैसा देते हैं, उसके रंग रोगन में लगते हैं तो किसी को काम देते हैं, उसको 1000-500 रुपये कमाई। इंटीरियर डेकोरेशन कराते हैं, उसमें भी किसी की कमाई होती है। फिर आप क्या करते हैं कि कहीं से उठा करके कच्चा माल लेके आते हैं, कच्चे माल वाले को पैसा मिलता है। अब वो दुकान पर बैठते हैं तो 1-2 लड़कों को आप रखते हैं, आप जहाँ बैठते हैं किसी चाय वाले को दिन भर में 2-4 बार चाय बना कर पीते हैं, उसके लिए भी आमदनी का खर्च। एक आदमी का खर्च जो है ना सर, दूसरे का आमदनी भी है। तो हम जब बड़ा होने के बारे में सोचते हैं ना, तो दूसरे लोगों का भला होता है। 5 लोग थे, 5 हैं। दूसरे लोगों का भला होता है सर, सही बोल रहे। तो हमको अपने मतलब स्वयं को रोकने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, स्वयं को आगे बढ़ने के बाद। फिर गांव में कुछ लोग होते हैं ना, कुछ अच्छी नौकरी करते हैं, पता नहीं गांव के कितने लोग को ले जाके कंपनी में डाल देते हैं। आप ही जो है हैदराबाद गए, ट्रांसपोर्ट का काम किया, पता नहीं गांव से कितने लोग ट्रांसपोर्ट में काम करने के लिए आप लोग ले गए। वो अच्छी चीज है ना, तो हमको संतोष नहीं करना चाहिए। मैं संतोष के विरोधी हूँ। संतोष होगा भी नहीं भाई, यही तो भाई भी बोल, संतोष होगा नहीं, किसी को नहीं होगा, तो हमारे और आपको कैसे होगा? पैसे की कोई लिमिट नहीं है, कितना कमाऊंगा वो कम पड़ेगा। ठीक है सर, चलिए फिर, बहुत अच्छा लगा आज बात करके। आज भी अच्छे टॉपिक पर चर्चा हुई है, अच्छा चर्चा हुआ है जी। इस वीडियो को देखेगा उसको फायदा होगा, मुझे पूरी उम्मीद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर मिलते हैं किसी और क्लास में जी। ओके, धन्यवाद।